Hello students, once again welcome back on your own YouTube channel Digital Guru। यहाँ पे हमने रिसेंटली क्लास 10th के सिविक्स का 6 चैप्टर फिनिश किया पॉलिटिकल पार्टीज। आज इस इम्पॉर्टेंट सेशन में जो कि क्वेश्चन आंसर के ऊपर सेशन होने वाला है, इसमें हम इस चैप्टर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सोशल साइंस में किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए जाते हैं, टाइपोलॉजी क्या है क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले वीएसए टाइप क्वेश्चन आते हैं जो 2 मार्कर होते हैं और ये इनके आंसर जो होते हैं 40 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करने होते हैं। सेकेंड टाइप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं और इनमें आपको 80 वर्ड्स के आंसर कंप्लीट करने होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, 120 वर्ड्स में इनके आंसर्स कंप्लीट करने होते हैं। और फोर्थ टाइप है सीबीएसई केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनके 4 मार्क्स अलॉट हैं और ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें कि एक केस स्टडी दिया रहता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपको उन क्वेश्चंस को आंसर्स करना होता है और लास्ट में आपको मैपिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, कई स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं कि सर ये जो 40 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं या 80 वर्ड्स के आंसर होते हैं या 120 वर्ड्स के आंसर होते हैं, तो क्या हमें इसी तरीके से मतलब एग्जैक्ट काउंट करके लिखना होता है क्या कि कितने वर्ड्स में हमारा आंसर कंप्लीट हुआ? तो ये एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है आपको कि 120 वर्ड्स में ही फिनिश करना होता है। 10 वर्ड्स मतलब 10% जितने का है, जितने वर्ड में आपको लिखना है उससे 10% आप आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई बात नहीं, अब नहीं 120 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो आप 250 वर्ड्स में लिखा है तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये टाइपोलॉजी है क्वेश्चंस के। अब हम चलते हैं सीधा विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और सबसे पहले हम एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो एमसीक्यूज में हम एकदम भर के क्वेश्चन नहीं लेने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आपको ये पता लग पाए कि चैप्टर में कहां से किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों से आप अपने चैप्टर की अपनी प्रिपरेशन को और कितना ज्यादा कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? इनमें से पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स कौन नहीं है? तो हमने पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स के ऊपर बात किया था जब चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और वहां पे हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, जो पार्टी ऑफिस होती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टियों के जो ऑफिस होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट के अंदर नहीं आते हैं। तो ये गलत है और जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। तो अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि विच वन अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये नॉट के ऊपर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है आपको सवाल में। कई स्टूडेंट्स सीधा पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट कौन है, अब इसमें से कुछ भी दिख गया, तीनों में से एक कोई भी दिख गया और उसको टिक करके आप जाते हैं और फिर बाद में घर पे आने के बाद आपकी वही दिक्कत आ जाती है कि थोड़ा सा पढ़ लिए होते, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते तो मेरा आंसर गलत नहीं होता। तो यहाँ पे ये सिली मिस्टेक्स की कैटेगरी में आते हैं। सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा और 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड आपने दे दिया होता तो ये आपके राइट आंसर हो जाते। कई स्टूडेंट्स के ऐसे आंसर गलत होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज ऑफर्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी? हमने रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात किया था क्लास में। तो जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ प्रिविलेजेस देती है, कुछ फैसिलिटीज देती है, इसी के बेसिस पे वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। तो क्या क्या है हमने पढ़ा था, इलेक्शन फंड्स, ये जरूरी नहीं है कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन फंड्स दिए जाए।
पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो अपना नाम खुद तय करती हैं कि हम किस नाम से अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ठीक है। मैनिफेस्टो क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रोग्राम है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो जैसे इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन से पहले वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि आगे 5 साल में हम अगर सरकार बना लेते हैं तो किन किन मुद्दे पे हमारी सरकार काम करेगी। ठीक है, उसी को हम मैनिफेस्टो कहते हैं। तो ये भी इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करती है? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को एक यूनिक सिंबल देती है, जो कि वो सिंबल पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लीडर्स होते हैं, ऑफिशियल लीडर्स होते हैं, वो उस पार्टी का सिंबल यूज करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों को कौन सी फैसिलिटी दी जाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन सिंबल दिए जाते हैं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट विच इज साइंड एंड सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट टू अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते समय हर एक कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करना होता है। नॉमिनेशन फाइल करते टाइम करप्शन को रोकने के लिए, या हमने पढ़ा था ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइन है। और वहां पे हमने पढ़ा था कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करके हर एक कैंडिडेट को जमा करना होता है, जो नॉमिनेशन ऑफिसर होता है, जिसके पास हम नॉमिनेशन जमा करते हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, तो उनके पास अपना एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करके जमा करना होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में वही चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन, एग्रीमेंट, एफिडेविट, अपील। डिक्लेरेशन ऑफिशियली ये जमा नहीं करना होता है, एग्रीमेंट ये भी नहीं है, अपील ये भी नहीं है, एक एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट जमा करना होता है, जिसको शपथ पत्र कहते हैं कि आपके पास इतनी संपत्ति है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। तो इस तरीके के एक डॉक्यूमेंट साइन करके जो नॉमिनेशन करने वाला ऑफिसर होता है उसके पास जमा करना होता है, उसके पास सबमिट करना होता है, इसको कहते हैं एफिडेविट। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। A government is expected to base its policies on the line taken by the, ठीक है, मतलब जो भी सरकार चल रही होती है उसकी जो पॉलिसीज होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? प्रेसिडेंट, ऑपोजिशन पार्टीज, सपोर्टर्स ऑफ रूलिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी किससे इन्फ्लुएंस होगी? प्रेसिडेंट नहीं करेगा, अपोजिशन पार्टीज ये नहीं करेंगी, सपोर्टर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी ये तय नहीं करेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज क्या होगी। तो रूलिंग पार्टी जो है या उसके अलायंस में जो लोग हैं वो तय करते हैं कि पार्टी या जो गवर्नमेंट है, जिस पार्टी की सरकार है, ठीक है, वो उसके पॉलिसीज किस तरीके के होंगे। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट। उस कंट्री को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करती है। तो हमने यूनाइटेड किंगडम में पढ़ा था 2 पार्टी सिस्टम है, यूएसए में हमने पढ़ा था 2 पार्टी सिस्टम है, चाइना में हमने पढ़ा था 1 पार्टी सिस्टम है, और इंडिया में हमने पढ़ा था कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जिस्टेंस है। तो हमारा राइट आंसर होगा इंडिया, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से या इस तरीके से सवाल फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को फोकस करके आपको चैप्टर को पढ़ना है और चैप्टर को रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस तरीके के आपकी फोकस होनी चाहिए, इस तरीके की आपकी स्टडी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि किस तरीके से जो टर्म्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बेस्ड होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज पार्टीशन, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशनशिप। तो ये जो दोनों टर्म है सिमिलर दिखते हैं, क्वेश्चन में जब आते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जो डेफिनेशन वो पढ़ के गए होते हैं एक का सिमिलरली वैसे ही लिख के आ जाते हैं। तो यहाँ पे
थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको और क्लियर व्यू रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आपका आंसर बेहतर हो और आप अच्छे स्कोर कर पाए। तो हु इज पार्टीशन? एन इंडिविजुअल हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। मान लीजिए मैं हूं, आप हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या एक ग्रुप या एक आइडियोलॉजी के प्रति आपकी जो डिवोशन होती है, आपका जो एक ब्लाइंड फेथ होता है, और कोई भी कन्विंस करे फिर भी आप उसी आइडियोलॉजी को कैरी ऑन करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो इंडिविजुअल क्या कहलाता है? पार्टीशन कहलाता है। अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशनशिप? पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड and inability to take a balanced view on an issue। मतलब क्या है कि कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि किसी पार्टी के प्रति, किसी आइडियोलॉजी के प्रति इतने ज़्यादा ब्लाइंड फेथ है उनके अंदर और इतनी ज़्यादा इंक्लिनेशन है उनके अंदर उस पार्टी के प्रति, डिवोशन इतना है कि वो दूसरों की सुनते ही नहीं है और एक बैलेंस्ड व्यू नहीं रख पाते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई दूसरा एक रेशनल बात करता है तो रेशनलिटी नहीं आ पाती है, एक इस तरीके से एक हम कहें तो मतलब पक्षपातपूर्ण वाली जो भावना होती है वो आ जाती है कि कुछ भी हम इसी पार्टी के साथ, इन्हीं लोगों के साथ रहेंगे। उस टेंडेंसी को पार्टीशनशिप कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है मेंशन एनी वन रीजन फॉर द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वो कौन से रीजन है, कौन से कारण है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टियां राइज हो रही हैं? सिर्फ इंडिया में नहीं, जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पे पॉलिटिकल पार्टियां राइज हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की संख्या बढ़ रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर राइजिंग ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। तो जहां पे वन पार्टी सिस्टम है वो तो डेमोक्रेसी है भी नहीं, जहां पे टू पार्टी सिस्टम है या दो से ज़्यादा पार्टियों का सिस्टम है या जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पे हर साल नई पार्टियां फॉर्म होती हैं, हर इलेक्शन में कुछ पार्टियां फॉर्म होती हैं। तो वो किस वजह से है? वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के इमरजेंस की वजह से, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ग्रोथ की वजह से पॉलिटिकल पार्टियों का राइज हो रहा है। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। When none of the political parties gets majority of seats in the elections, the government is formed by various parties coming together. It is called coalition government. तो क्या होता है कि इलेक्शन जब होता है और इलेक्शन के जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो अप्रोप्रिएट जो मेजोरिटी चाहिए होता है वो नहीं मिल पाती है। तो वैसे में क्या होता है, वो मेजोरिटी नंबर गेन करने के लिए कई पार्टियां एक साथ आ जाती हैं और वो एक अलायंस फॉर्म करती हैं। वो इलेक्शन से पहले भी हो सकता है, इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी हो सकता है। तो वो एक साथ आती हैं और एक कोलिशन बनाती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं और उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम अगर गवर्नमेंट बनाते हैं तो इसी तरीके से सरकार चलाएंगे, ये पोर्टफोलियो इस पार्टी को मिलेगा, इस पार्टी के इतने मिनिस्टर होंगे। तो इसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? इस गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। मेंशन एनी वन रीजनल पार्टी इन यूपी। उत्तर प्रदेश में एक रीजनल पार्टी का नाम बताइए, या जिसको हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, तो वो है समाजवादी पार्टी। इस तरीके से जो हमने आपको याद आ रहा होगा कि क्या क्या हमने चैप्टर में पढ़ा था और कहाँ से किस तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो रीजनल पार्टियां जो पढ़ा था हमने या डिफरेंट जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा था, तो एक मैप भी दिया हुआ है आपके बुक में, वो मैप भी जरूर आप ध्यान दीजिएगा उस पर कि अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन सी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है। वो भी पूछा जा सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो वहां पे भी ध्यान देना है। और अब दो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई फ्रंट और अलायंस एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो सभी सवालों के आंसर्स मैं ही नहीं दे दूंगा, आपके लिए कुछ होमवर्क भी है। तो होमवर्क करके आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में
लिखिएगा कि आपने किया या नहीं किया और कैसा लगा आपको। ठीक है, तो हर टॉपिक पढ़ते टाइम आपके पास नोटबुक और पेन पेपर होना चाहिए, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सके और आपकी प्रिपरेशन बहुत एक स्मूथली और अच्छे डायरेक्शन में जा सके। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे 2 कैटेगरी के क्वेश्चन एक साथ लेंगे, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 3 और 5 मार्क्स के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, जस्टिफाई। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, डू यू एग्री दैट मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो जब भी इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए पॉज लेना है और वहां पे क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे से रीडिंग करनी है और फिर क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अनुसार आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और उन दोनों को एक साथ मर्ज करके एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाया गया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे पहले आपको पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन लिखना है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये काफी क्रूशियल है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देते टाइम आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, जस्टिफाई, और डू यू एग्री दैट मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें क्या है कि आपका अपना पर्सनल ओपिनियन पूछा जा रहा है। फैक्ट हमने डिस्कस कर लिया है क्लास में, नेसेसिटी वाला जो टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पे उसी फैक्ट को आपके अपने ओपिनियन के साथ लिखना है कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं। तो कभी भी आपको जो आंसर इसका स्टार्ट करना है तो अपने एक मतलब कंक्लूडिव रिमार्क के साथ नहीं स्टार्ट करना है। वहां पे क्या करना है कि आपको मेंशन करना है, इसका एक लाइन में आंसर पहले लिखना है, स्टार्ट करना है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, इट कैन बी जस्टिफाइड विथ फॉलोइंग पॉइंट्स और फॉलोइंग रीजंस। और वहां पे आप जो पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग जो हमने नेसेसिटी पढ़ी थी उन्हीं को इंटरप्रेट करके, उन्हीं को अपने आंसर्स के साथ कनेक्ट करके और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तब जाके आपको ये 2+3, इसके 2 मार्क्स और इसके 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और फिर आपका आंसर कंप्लीट होगा। और फिर वो जो टॉपर्स लिखते हैं या फिर जो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं 90+ वाली कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वैसा आंसर आपका होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये डेफिनेशन, इसका एक इंट्रोडक्टरी लाइन, ठीक है, और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं वो सारी चीजें लिखनी है। डायरेक्ट आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ नहीं स्टार्ट करना है आंसर की यस आई एग्री विथ द स्टेटमेंट दैट द मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस तरीके से स्टेटमेंट की स्टार्टिंग नहीं करनी है। आपको ये लिखना है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज विच कैन बी जस्टिफाइड और विच कैन बी इवेल्युएटेड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट्स आर नंबर 1 2 3 4 5। ऐसे करके आप अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम, व्हाई इज वन पार्टी सिस्टम नॉट कंसिडर्ड अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इस सवाल का भी जवाब देते टाइम, इस सवाल का, इस क्वेश्चन का भी आंसर करते टाइम आपको एकदम से एक तरफा जवाब नहीं स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है कि पहले तो आपको बताना होगा वन पार्टी सिस्टम क्या होती है, कि in some countries only one party is allowed to run the government। एग्जाम्पल आप वहां पे दे सकते हैं चाइना का। और फिर why is one party system not considered a good democratic government। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी के क्या रोल है, ठीक है, और किन वजहों से वो डेमोक्रेसी को एक हेल्दी डायरेक्शन में ले जाते हैं, ये चीज 1-2 लाइन में मेंशन करनी है। और फिर आपको बताना है वहां पे कि वन पार्टी सिस्टम cannot be considered a good set for democratic government because of following reasons। और फिर इसके जो डिमेरिट्स हैं कि आपको वन पार्टी सिस्टम होगा तो क्या होगा,
डिक्टेटरशिप जैसी गवर्नेंस रहेगी, वहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, लोगों को पॉलिटिकल चॉइस नहीं मिलेंगे, लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी डिमेरिट्स वहाँ पे बतानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेने का मेन मकसद ये है कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। तो एक टॉपिक हमने पढ़ा था नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। डिफरेंट कंडीशंस थे। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना होता है। तो इसके ऊपर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं वो देखने समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, ये दोनों कीवर्ड कोई भी आ सकता है। डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। तो सबसे पहले नेशनल, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? सबसे पहले नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करेंगे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हमने जो टॉपिक कवर किया था उसमें डिटेल में चर्चा किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो पूरे सभी जो क्लासेज हैं उनको एक साथ कंपाइल करके भी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करेंगे, फिर डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। फिर एक लाइन में लिखेंगे कि फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, और फिर पॉइंटर फॉर्म में 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करके फिर हम वो सारे कंडीशंस को एक्सप्लेन करेंगे जो कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए फुलफिल करना होता है। अब इसी में एक और टॉपिक था स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में भी यहाँ पे वो जो क्लास हमने लिया था वहाँ पे आपको बताया हुआ है। फिर यहाँ पे भी वही सिमिलर लाइन लिखेंगे, फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, और फिर वहाँ पे भी नंबरिंग दे करके हम अलग अलग पॉइंटर फॉर्म में लिखेंगे कि ये कंडीशंस है जो कि किसी पार्टी को एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए जरूरी होता है। इन दोनों को मिला करके एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो जहां पे भी डिस्टिंग्विश करने का या डिफरेंशिएट करने वाला जो क्वेश्चन आता है उसको आप कोशिश करें कि टेबुलर फॉर्म में लिखें। ठीक है, और यहाँ पे एक टेबल बना दिया। ठीक है, एक तरफ आपने नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और दूसरी तरफ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, इनका एक पॉइंट इधर मेंशन कर दिया, फिर इसका सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट आपने मेंशन कर दिया, और वो सिमिलर पैटर्न पे होना चाहिए कि वो डिफरेंशिएट करता हुआ दिखाई दे आपको कि ये डिफरेंसेस है पॉलिटिकल पार्टियों में। ठीक है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके के कंडीशन फुलफिल करने होते हैं और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को ये कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर की स्ट्रेटजी बनानी है और इस तरीके से आपको आंसर कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक से, और वो टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो डिफरेंट चैलेंजेस पढ़े थे हमने पॉलिटिकल पार्टीज के, और वहां से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज is the major challenge to political parties all over the world, analyze the statement। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हमने चैलेंजेस पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज की कि पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी की कमी है, एक जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए उसकी कमी है, और इस वजह से जो टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हीं की बातें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चलती हैं और जो बाकी के कॉमन मेंबर्स होते हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं।
तो ये एक मेजर चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर। तो इसका आंसर लिखते टाइम आपको यहाँ पे कोई आपको इसकी रिमेडी नहीं बतानी है। वो जो चैलेंज है, चैलेंजेस क्या क्या है, उन सभी चैलेंजेस को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कोई आपको अपना सजेशन नहीं देना है कि इसको खत्म करने के लिए या इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या चैलेंज था हमने कि प्रॉपर जो मेंबर्स होते हैं उनकी रजिस्टर नहीं होती है, या जो टॉप लीडर्स होते हैं उन्हीं की बातें सिर्फ सुनी जाती हैं। ठीक है, जो कॉमन मेंबर्स होते हैं या जो ग्रास रूट लेवल पे मेंबर्स होते हैं वो कई सालों तक एकदम नेग्लिजिबल पोजीशन में रहते हैं, नेग्लिजेंस में रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैलेंजेस से बन सकता है कि डायनेस्टिक सक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंज बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज एनालाइज द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को भी एनालाइज करना है। डायनेस्टिक सक्सेशन का जो चैलेंज हमने डिस्कस किया था, तो ये वीडियोस आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, और वहां से उन चीजों को समझ करके और फिर इसका आंसर लिखने का आप प्रयास कर सकते हैं। किस तरीके से आंसर लिखना है वो सारी चीजें मैं आपको गाइड कर ही रहा हूं। सो हाउ डू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मनी एंड मसल पावर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शंस, एक्सप्लेन। ठीक है, तो जो ग्रोइंग रोल है मनी एंड मसल्स पावर का, उससे क्या कंसिक्वेंसेस है इलेक्शंस के दौरान, वो चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। अब इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए या रिमेडी के तौर पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उन क्वेश्चंस को देखिए कि टू इंश्योर मैक्सिमम इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज गिव योर सजेशंस। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप डिफरेंस समझिए। ठीक है, कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे सिर्फ चैलेंज पूछा जा रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, और यहाँ पे आपके सजेशंस पूछे जा रहे हैं, आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है कि ये जो चैलेंज है इसको दूर करने के लिए आप क्या क्या सजेशन देते हैं। ठीक है, और उन सजेशन को ऐसा नहीं कि आपने काउंट करा दिया पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, आपको उन चीज़ों को जस्टिफिकेशन भी देना है कि अगर हम ये चीज़ करते हैं, प्रॉपर रजिस्टर रखते हैं, तो उससे किस तरीके से लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। How can we overcome the challenge of dynastic succession from political party? फिर ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए कि यहाँ पे सिर्फ आपसे वो चैलेंज को एनालाइज करने को पूछा जा रहा है कि किस तरीके से वो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। अब यहाँ पे उसको ओवरकम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, वो सजेशंस आपसे पूछे जा रहे हैं। डिफरेंस करना आना चाहिए आपको कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन की डिमांड है, और उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपका आंसर प्रेजेंट होना चाहिए, तो फिर आप बेहतर कर सकते हैं। और मैं इनके आंसर्स आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मुझे पता है कि आप इतनी क्लासेस करने के बाद मेरे से बेहतर आप आंसर लिख सकते हैं, तो आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बेहतर से बेहतर आंसर लिख पाएंगे इन सभी क्लासेस करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू रिड्यूस द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शंस। मनी एंड मसल पावर को दूर करने के लिए अब तक क्या स्टेप्स लिए गए। फिर आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। हाउ डू मनी एंड मसल पावर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्शंस। इनका क्या रोल है, किस तरीके से ये चैलेंज पोज करते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, इलेक्शंस के लिए। एंड यहाँ पे क्या करना है कि अब तक क्या स्टेप्स लिए गए। जैसे हमने एफिडेविट वाला जो केस पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब भी कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसको अपने प्रॉपर्टी की, अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जो पूरी हिस्ट्री है वो मेंशन करनी होगी और एक एफिडेविट बनवा करके और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा उसके सामने सबमिट करना है। तो
इस तरीके से क्या होगा, जो आपके वोटर्स हैं वो जज कर पाएंगे कि जो हमारा कैंडिडेट है वो किस कैरेक्टर का है, और फिर वो एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमें वोटर्स को ऑप्शंस देने होते हैं, जो मतदाता है उसको हमें ऑप्शंस देने होते हैं जिसके बेसिस पे वो सही डिसीजन ले पाए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को, सही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चुन पाए। तो आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से टॉपिक से क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं और उनके आंसर्स किस तरीके से दिए जाने हैं। तो अब यहाँ पे हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। हमने एक एक टॉपिक को अलग अलग एनालाइज किया, फिर उन सभी क्लासेस को एक साथ कंपाइल करके एक क्लास भी अपलोड कर दिया है, और फिर हमने अलग सेशन लेकर के और ये अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको भी एनालाइज किया, समझने की कोशिश की, और उनके बेहतर आंसर्स किस तरीके से दिए जा सकते हैं उसका भी हमने एक रोड मैप अपना तैयार कर लिया, उसकी भी स्ट्रेटेजी बना ली है। तो आई होप कि इन सभी क्लासेस में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आपने पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा। आपको ये सभी क्लासेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तो अब हम इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं और बहुत जल्द एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आने की कोशिश करेंगे, नए उमंग के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल डिजिटल गुरु पे। तो जाते जाते उन सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और ये क्लासेस आपको पसंद आई, अगर आपको ये क्वेश्चंस का सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो टर्म 2 एग्जाम में बैठने वाले हैं उनको इसका बेहतर फ़ायदा हो सके। थैंक्स गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय।